गुड मॉर्निंग बेटा। आज का टॉपिक है हमारा व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि नेशनलिज्म कैसे बन रहा है यूरोप में। तो हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से एक न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुआ था, जो क्या था, वर्किंग क्लास था। उसमें से ज़्यादा कौन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है। लिबरल्स क्या होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं 9th में, पर मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। लिबरल्स वो लोग होते हैं जो नए आइडियाज़ को अपनाने के लिए क्या होते हैं, रेडी होते हैं। हमने रेडिकल्स भी पढ़े थे, हमने लिबरल्स भी पढ़े थे और हमने कंजर्वेटिव्स भी पढ़े थे। आगे हम कंजर्वेटिव्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कंजर्वेटिव्स उस टाइम क्या कर रहे थे और लिबरल नेशनलिज्म क्या है। तो हम किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे ना तो उसके इफ़ेक्ट देखेंगे। यहाँ पे हमको पता भी चलेगा कि लिबरल नेशनलिज्म का इफ़ेक्ट क्या हो रहा था। तो वो 3 टाइप में हो रहा था, एक सोशली हो रहा था, एक पॉलिटिकली हो रहा था और एक इकोनॉमिकली हो रहा था। तो ये तीनों चीज़ें हैं हमारे पास कि सामाजिक तौर पे क्या हो रहा था, ठीक है, और पॉलिटिक्स में किस तरीके से लिबरलिज्म को देखा जा रहा था और इकोनॉमिकली हमको लिबरलिज्म कहाँ लेके आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सोशली क्या हुआ। तो आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। जो 19th सेंचुरी में नेशनल यूनिटी का आइडिया था वो क्लोजली रिलेटेड था किससे, लिबरलिज्म से। लिबरलिज्म क्या होता है, देखिए, द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री। जो वर्ड लिबरलिज्म है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, लिबर, जिसका मतलब होता है फ्री। किसी को क्या कर देना, आप बिल्कुल फ्री छोड़ दो, उसका मतलब क्या होता है, लिबरलिज्म होता है। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। अब जो वर्किंग सेक्टर निकले थे या जो न्यू मिडिल क्लास निकले थे उनके लिए लिबरलिज्म क्या था कि उनको फ्रीडम मिल रही है, हर एक इंसान को क्या मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है कि वो लॉ के सामने सब क्या हैं, एक जैसे हैं। जैसे कि आपको याद हो तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। और जो क्लर्जी थे उनके लिए क्या था, रूल्स अलग थे। जो वर्किंग सेक्टर्स थे उनके लिए रूल अलग थे। जो चर्च के लोग थे उनके लिए अलग थे। आई थिंक क्लर्जी और चर्च के लोग एक ही हैं। और उसके बाद जो हमारे एक और थे, थर्ड स्टेट था, उनको ही सारे क्या देने पड़ते थे, टैक्स देने पड़ते थे। तो वो क्या चाह रहे थे कि उनको क्या मिले, लॉ के लिए, लॉ में सबको क्या मिले, एक समानता मिले। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। और पॉलिटिकली देखें तो ये क्या चीज़ बता रही है कि आप सहमति से क्या चला रहे हैं, गवर्नमेंट को चला रहे हैं। सहमति किसकी, वहाँ के सिटीजन्स की। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही लिबरलिज्म का मतलब क्या हो रहा है कि ऑटोक्रेसी ख़त्म हो रही है और क्लैरिकल प्रिविलेजेस, जो क्लर्जी सेक्टर को जो भी क्या मिलती थी, प्रिविलेजेस मिलती थी, वो क्या करना है, उनको ख़त्म करना है। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। और वो क्या चाहते थे कि पार्लियामेंट बने उनके यहाँ, ठीक है, और एक कंसेंट वाली गवर्नमेंट बने। 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेट द इन वॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। 19th सेंचुरी में क्या होता था, जो लिबरल्स थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर भी जोर डालते थे कि जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो हमारी ही रहे, ठीक है, कभी भी जो क्लर्जी के लोग हैं वो आके ना ले जाएं हमसे, ठीक है। ऐसा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, अगर आपने पढ़ा नहीं हो ध्यान से तो 9th में मैं वो बता रही हूँ। येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, ठीक है। फिर भी लॉ के सामने इक्वालिटी का ये मतलब नहीं था कि उनको क्या मिल रही है, यूनिवर्सल सुफ्रेज मिल रही है। देखिए, सुफ्रेज मीनिंग्स क्या होता है, राइट टू वोट। हमारे यहाँ क्या है, यूनिवर्सल सुफ्रेज है। हमारे यहाँ कोई भी 18 ईयर्स का है तो उसको क्या मिलता है, राइट टू वोट मिलता है। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं था या यूरोप में ऐसा नहीं था। You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, आपको पता ही होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद हमारे इंडिया ने भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ली और हमने भी रिवॉल्यूशन किया था। तो क्या हुआ, जो फ्रांस था जो क्या कर रहा था, लिबरल डेमोक्रेसी का पहला पॉलिटिकल क्या था, एक्सपेरिमेंट था। द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। तो जो राइट टू वोट था
वो किसको था, सिर्फ ऐसे इंसान के पास था जो क्या करते हो, प्रॉपर्टी ओन करते हो, जिनके पास क्या हो, पैसा हो। Men without property and all women were excluded from political right। तो ऐसे लोग जिनके पास क्या थी, प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है, और ऐसी वुमेंस जो क्या थी, जिनके पास क्या, और जितनी सारी वुमेंस को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था पॉलिटिकल राइट्स से। Only for a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage। ठीक है, अब जैकोबिन्स के टाइम पे, जैकोबिन्स वहाँ की गवर्नमेंट बनी थी एक, आपको याद नहीं होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, वहाँ पे गवर्नमेंट बनी थी, उसके अंडर सारे मेल्स को क्या था, वोट देने का अधिकार था, अभी भी फीमेल्स को वोट देने का अधिकार नहीं था। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of minor। फिर क्या हुआ, वापस से नेपोलियनिक कोड लग गया, तो फिर क्या होने लगा कि उन्होंने जो वुमन थी उनको माइनर का स्टेटस दे दिया, और उनको भी क्या कर दिया, वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया, और उनको भी क्या कर दिया, वोट देने के अधिकार से, उनको वोट देने का अधिकार दिया ही नहीं। सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स, उनको किस में बांध के रख दिया, उनके हस्बैंड और उनके फादर के नाम से। जैसे कि आज की तारीख में भी क्या होता है, अगर कोई मैरिड लड़की है तो उसको उसके हस्बैंड के नाम से जाना जाएगा, कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की शादी हो गई है तो उसके हस्बैंड का सरनेम यूज़ किया जाता है, या फिर अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो उसके फादर का नेम लगना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, पुराने ज़माने से ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं। Throughout the 19th century and early 20th century, women and non-propertied men organized oppositions movement demanding equal political right। 19th century में और 20th century में क्या करते रहे, औरतें और ऐसे लोग जिनके पास क्या थी, प्रॉपर्टी नहीं थी, वो लोग क्या करते रहे, उन लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया ताकि उनको भी क्या मिले, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले। इन द इकोनॉमिक स्फेयर, liberalism stood for the freedom of markets and abolition of state imposed restriction on the movement of goods and capital। अब इकोनॉमिक स्फेयर में देखें, हम आर्थिक स्थिति में देखें तो लिबरलिज्म क्या था, फ्रीडम थी किसकी, मार्केट्स की, और एबॉलिशन था किसका, स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन का। एबॉलिशन मतलब क्या करना है, इनको हटाना है, किसको हटाना है, जो क्या कर रखी है, गवर्नमेंट ने क्या कर रखी है, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। किस पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, जो गुड्स और कैपिटल का मूवमेंट है, मतलब वो क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को ले जा नहीं सकते थे, ठीक है। फिर बाद में वो जो नेपोलियन आया उसने उनको परमिशन दी, उसने करेंसी को एक कर दिया था, याद है आपने, हमने आगे बढ़ा था। तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। तो 19th सेंचुरी में ये क्या थी, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड थी, किसकी थी, जो वर्किंग क्लास निकल के आ रहा था उनकी, कि उनको क्या चाहिए थे, जो भी मूवमेंट था गुड्स और कैपिटल का, उस पर जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा दीजिए आप। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। हमको दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का, कब दे रखा है हमको, 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। Napoleon's administrative measure had created out of countless small principalities a confederation of 39 स्टेट। तो जब नेपोलियन ने जीतना स्टार्ट कर दिया था फ्रांस के आसपास का एरिया, तो उसमें कुछ जर्मन स्पीकिंग क्या थी, छोटे छोटे से राज्य होंगे, तो उसको उसने क्या कर दिया था, 39 स्टेट्स में बांट दिया था। ईच ऑफ दिस पॉजेट्स इट्स ओन करेंसी, सबके पास क्या थी, उनकी खुद की करेंसी थी, उनके खुद के वेट और मेजर्स थे। अब मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम्स बैरियर एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ 5% एट ईच वन ऑफ देम। ठीक है, तो जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा है कि एक मर्चेंट 1833 में, स्टार्टिंग की 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहा है अपना कुछ भी सामान बेचने, तो उसको 11 कस्टम बैरियर से निकलना पड़ता था, और हर जगह जितना भी उसके पास है उसका 5% क्या देना पड़ता था, उसको टैक्स देना पड़ता था। ड्यूटीज़ वर ऑफन लिवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट और द मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। जो भी आपके टैक्स लगते थे वो किस पे लगते थे, कि क्या वेट है गुड का, उसके ऊपर। As each region had its own system of weights and measures that involved time consuming calculation। अब क्या है, हर एक रीजन का वेट और मेजर अलग अलग है, तो इससे क्या होती थी, जो कैलकुलेशन होती थी उसमें भी क्या लगता था, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द एल,
विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। ठीक है, तो उस टाइम जो कपड़ा नापते थे वो लोग एल में, और हर जगह एल का क्या जो वैल्यू थी वो क्या थी, अलग अलग थी। जैसे कि एन एल ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल bought in the Frankfurt would you get 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। तो फ्रैंकफर्ट में उसकी वैल्यू कितनी थी, 54.7 सेंटीमीटर। मेंस में थी 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में थी 65.6 सेंटीमीटर, और फ्रीबर्ग में थी 53.5 सेंटीमीटर। Such conditions are viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes। अब ये जो चीज़ें थी ये किसकी तरह देखी जा रही थी, रुकावटें की तरह देखी जा रही थी। किसके द्वारा, जो नए कमर्शियल क्लास निकले थे उनके द्वारा। who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital। अब वो क्या कर रहे थे, वो चाहते थे कि क्या हो जाए, जो पूरी कंट्री की इकोनॉमी है वो क्या हो जाए, यूनिफाई हो जाए। यूनिफाई मतलब एक हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो, जो मूवमेंट्स का जो मूवमेंट हो एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ें ले जाने का काम है वो क्या हो जाए, अनहिंडर्ड हो जाए। अनहिंडर्ड मतलब होता है बिना रुकावट का। In 1834, a custom union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by the most of the German state। तो 1834 में क्या हुआ, एक कस्टम यूनियन बनाया गया। कस्टम यूनियन मतलब एक संगठन बनाया गया इन कस्टम जितने भी टैक्स हो रहे थे उस पे, उसको कहा जा रहा है ज़ोल्वेरिन। जो किसने स्टार्ट किया था, प्रूशिया ने स्टार्ट किया था। प्रूशिया मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, जर्मनी की बात कर रहे हैं। और उसको जितने भी जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे उन सब ने उसको क्या करा, ज्वाइन किया। द यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 32 टू। जो यूनियन था उसने क्या करा, टैरिफ बैरियर्स मतलब जो टैक्स लगते थे उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, और जो करेंसीज थी उसको 30 से क्या कर दिया, 2 कर दिया। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी हार्नेसिंग इकोनॉमी इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। अब रेलवे आ गया वहाँ पर, तो रेलवे आ गया तो कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या होने लगी, ईज़ हो गया उनको। और क्या हुआ, इससे इकोनॉमी जो थी है ना वो कंट्री की, वो क्या होने लगी, बढ़ने लगी। और इसने क्या करा, नेशनल यूनिफिकेशन में बहुत ज़्यादा क्या करी, हेल्प करी। A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time। तो क्या हुआ, इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने क्या करा, हेल्प करी जो नेशनलिस्ट जो भी थे उनके थॉट्स को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अब अगला टॉपिक है हमारा अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद क्या नया कंजर्वेटिज्म निकला, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।